नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की गहराई में उतर रहे हैं जी। रीतिकाल। और हाँ, उसे ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे मुड़कर आदिकाल और मध्यकाल पर भी एक नजर डालेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो रीतिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी साहित्य मूल्यांकन के कुछ अकादमिक अंश हैं। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए रीतिकाल की आत्मा को पकड़ना। मतलब उसकी भाषा कैसी थी, लिखने का अंदाज क्या था, किन रसों और विषयों पर ज्यादा जोर था। सही। और ये भी समझना कि भाई आदिकाल की वीर गाथाओं और मध्यकाल की भक्ति धारा से ये कितना अलग था। देखते हैं कि इस दौर की कविता में ऐसा क्या खास था और आज के जानकार इसे मतलब किस नजरिए से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं रीतिकाल की भाषा से। ये बात तो सामने आती है कि ब्रिज भाषा उस दौर की मुख्य साहित्यिक भाषा थी। हाँ, मुख्य तो वही थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो अकेली नहीं थी। बिल्कुल नहीं। सुनने में आया है कि इसमें गुजराती, पंजाबी, मैथिली, अवधी, बुंदेली, खड़ी बोली, अरे यहाँ तक कि संस्कृत, प्राकृत, उर्दू और अरबी फारसी के शब्द भी घुल मिल गए थे। जी हाँ, खूब मिलते थे। और हाँ, दरबारी माहौल का असर भी था शायद, जैसे गांव के लिए ग्राम की जगह पूर्व का इस्तेमाल करना। सही पकड़ा आपने। ये तो भाषाओं का एक गुलदस्ता सा लगता है। गुलदस्ता ही समझिए। और इसके पीछे ठोस वजहें थी। देखिए, ब्रज भाषा जो है वो शौर सेनी अपभ्रंश से निकली थी। अच्छा। यानी उस जमाने की आम बोलचाल की भाषा का वो रूप जो मथुरा और आसपास के इलाके में पनपा। और इसका फैलाव भी काफी था, मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक। फिर कवियों ने संस्कृत साहित्य की जो पुरानी और मजबूत परंपरा थी उससे अलंकार और छंद का इस्तेमाल सीखा। तो इससे उनकी भाषा में एक तो सजावट आई और नए शब्द भी जुड़ गए। अच्छा, तो संस्कृत का असर बहुत ज्यादा। और इसके साथ ही मुगल दरबारों में फारसी और उर्दू का चलन था, जिसका असर सिर्फ शब्दों तक नहीं रहा बल्कि लिखने के तौर तरीकों पर, मतलब स्टाइल पर भी पड़ा। अच्छा जी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और आचार्य बिहारी जैसे उस दौर के विद्वानों ने भी इस मिली-जुली सजी सवरी भाषा की तारीफ की है। तो नतीजा ये हुआ कि एक ऐसी साहित्यिक भाषा तैयार हुई जो थी तो ब्रज आधारित, पर उसमें कई जबानों के रंग थे, बहुत कलात्मक, थोड़ी विद्वत्तापूर्ण और हाँ, कई भाषाओं के मेल से बनी हुई। ये तो भाषा का बड़ा ही अनोखापन है। और भाषा के साथ साथ लिखने के तरीके में यानी काव्य शैली में भी कुछ खास बात थी। ऐसा लगता है कि लंबी लंबी कहानियों वाली जो प्रबंध शैली होती है उसके बजाय छोटी, अपने आप में पूरी कविताओं वाली मुक्तक शैली ज्यादा पसंद की जाती थी। हाँ, बिल्कुल सही। बिहारी की सतसई तो शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें प्यार मोहब्बत के सैकड़ों दोहे हैं। एकदम सही। बिहारी सतसई क्लासिक उदाहरण है। ठीक। और देव, पद्माकर, घनानंद जैसे जो दूसरे नामी कवि थे उन्होंने भी ज्यादातर मुक्तक छंद ही इस्तेमाल किए। जैसे दोहा, कवित, सवैया। हाँ, दोहा, कवित, सवैया यही ज्यादा चले। और इस चलन के पीछे भी एक सोच थी। देखिए, इस दौर के कवियों का जोर अपनी निजी भावनाओं को मतलब चस्कतस कहने पर उतना नहीं था जितना अपनी कलाकारी और भाषा की सजावट दिखाने पर था। अच्छा, तो आर्ट पर ज्यादा फोकस था। हाँ, आर्ट पर, क्राफ्ट पर। शायद इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े आलोचक ने इसे श्रृंगार काल कहने की बात भी कही थी। हालांकि ये भी साफ है कि वीरता यानी वीर रस की कविताएं भी थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं थी। पर वो श्रृंगार के सामने थोड़ी दबसी गई। हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए, वो गौड़ हो गई। एक और बड़ा असर पड़ा लक्षण ग्रंथों का। लक्षण ग्रंथ ये क्या थे? ये ऐसी किताबें थी जिनमें कविता के अलग अलग अंगों जैसे रस क्या है, अलंकार कितने तरह के होते हैं, नायिका यानी हीरोइन कितने प्रकार की होती है, इन सब की परिभाषा और उदाहरण दिए जाते थे। अच्छा, मतलब टेक्स्ट बुक जैसा कुछ। हाँ, एक तरह से काव्य की टेक्स्ट बुक। केशव दास की रसिक प्रिया ऐसी ही एक बहुत मशहूर किताब है। इन लक्षण ग्रंथों की वजह से क्या हुआ कि कविता बहुत ज्यादा नियमों में बंद गई, थोड़ी विद्वत्ता दिखाने का जरिया बन गई और प्रदर्शनकारी हो गई। मतलब नियम ज्यादा जरूरी। हाँ, नियम और उनका पालन। छंद तो कई तरह के थे, पर दोहा, कवित और सवैया सबसे ज्यादा चले, जिनमें भाषा काफी पक्की और सुनने में मतलब मनोरम होती थी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस नियमबद्धता और ये जो कलाकारी दिखाने का चक्कर था, इसमें कविता थोड़ी बनावटी या आम लोगों से दूर नहीं हो गई? जायज भी है।
देखिए, लक्षण ग्रंथों ने निश्चित रूप से कविता को एक ढांचा दिया, एक शास्त्रीय आधार दिया। इससे भाषा और शिल्प का विकास तो हुआ, ये मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसका दूसरा पहलू ये भी था कि कभी-कभी कविता सिर्फ नियमों का पालन करने या अलंकार ढूंढने जैसी एक एक्सरसाइज बनकर रह जाती थी। क्रिएटिविटी पे असर पड़ता होगा। हाँ, मौलिकता या जो सहज अभिव्यक्ति होती है उस पर जोर कम हो सकता था। और ये विद्वत्ता प्रदर्शन शायद दरबारी माहौल के लिए जरूरी भी रहा होगा, है ना? हाँ, राजा को इम्प्रेस करना होता होगा। बिल्कुल, कवियों को अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रभावित करना होता था। तो कह सकते हैं कि ये नियमबद्धता एक दो-धारी तलवार थी। इसने कविता को संवारा भी, पर कहीं-कहीं उसे सीमित भी किया। समझ गया। अब आते हैं रस और भाव पर। सामग्री ये बताती है कि रीतिकाल में सबसे ऊंचा दर्जा श्रृंगार रस को मिला। जी हाँ, श्रृंगार रस की प्रधानता थी। मिलन यानी संयोग और जुदाई यानी वियोग, दोनों के रंग बहुत कलात्मक ढंग से भरे गए। राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां इसका मुख्य आधार बनी। हाँ, राधा कृष्ण केंद्र में थे अक्सर। और जैसा कि पहले जिक्र आया, शुक्ल जी तो मानते थे कि इस युग की पहचान ही श्रृंगार है। ये बात काफी हद तक सही है कि श्रृंगार रस छाया हुआ था, लेकिन ये सोचना गलत होगा कि और कुछ था ही नहीं। अच्छा, और कौन से रस थे? वीर रस भी मौजूद था, जिसमें राजाओं की बड़ाई और लड़ाइयों का जिक्र होता था। कवि राजा बांकीदास की रचनाएं इसका अच्छा उदाहरण है। भक्ति रस की धारा भी बह रही थी, जिसमें कृष्ण और राम के भक्ति में पद लिखे गए। ये तुलसी और सूरदास की परंपरा का ही आगे का रूप था, एक तरह से। पर शायद उतने पॉपुलर नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना था कि ये दोनों रस श्रृंगार के आगे उतने मुखर नहीं थे। और हाँ, हास्य रस तो लगभग गायब ही था। ये तो है। एक दिलचस्प बात है भाव सौंदर्य की। भाव सौंदर्य, हाँ, यानी भावनाओं को सीधे सीधे कहने के बजाय उन्हें अलंकारों, सुंदर कल्पनाओं और जीती जागती तस्वीरों के जरिए पेश किया जाता था। मतलब सजा करके। बिल्कुल, रस जगाने के लिए भी अक्सर अलंकारों से भरे चौंकाने वाले दृश्य बनाए जाते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचक ने कहा कि ये शैली अपने सीमित दायरे में बहुत असरदार थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसमें भावनाओं की गहराई से ज्यादा जोर ऊपरी सजावट और कारीगरी पे था। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सच्ची दिल से निकली भावनाएं कम थी और दिखावा ज्यादा? देखिए, सच्ची भावना और दिखावा कहना शायद थोड़ा ज्यादा आसान कर देना होगा। रीतिकाल के कवि कलाकार थे और उनका मकसद अक्सर सौंदर्य रचना था। वो भावनाओं को कला के नियमों और अलंकारों के माध्यम से व्यक्त कर रही थी। हाँ, ये जरूर है कि व्यक्तिगत अनूठी अनुभूति की बजाय जो स्थापित परिपाटी थी और जो कलात्मक चमत्कार था, उस पर ध्यान ज्यादा था। अच्छा। इसलिए कुछ आलोचक इसे भावनात्मक रूप से उतना गहरा नहीं मानते जितना भक्ति काल के साहित्य को। पर यह भी सच है कि उसी श्रृंगार वर्णन में भी कवियों ने मानवीय प्रेम की कई बारीकियों को पकड़ा है, भले ही उनका अंदाज सजावटी रहा हो। ये बात भी सही है। अच्छा, अब विषयों की बात करें तो एक खास चलन का जिक्र बार बार आता है, नायिका भेद। हाँ, नायिका भेद ये बहुत महत्वपूर्ण था। अरे तो मतलब नायिकाओं की बाकायदा श्रेणियां बना दी गई थी, उनके स्वभाव और हालात के हिसाब से, जैसे परकिया, स्वकिया वगैरह। जी हाँ, बिल्कुल। परकिया यानी दूसरे की स्त्री से प्रेम, स्वकिया यानी अपनी विवाहिता, और भी कई भेद थे। और ये परंपरा कहाँ से आई? ऐसा कहा गया है कि ये परंपरा संस्कृत साहित्य से आई, जैसे जयदेव के गीत गोविंद में और केशवदास की रसिक प्रिया में। तो इसका पूरा शास्त्र ही लिख दिया गया है, जैसा आपने कहा। नायिकाओं को अलग अलग खाचों में बांटना उस दौर का प्रिय विषय था। और इसी से जुड़ा एक और विषय था शायद, नख-शिख वर्णन। बिल्कुल, नख-शिख वर्णन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नायिका की सुंदरता का सिर से पांव तक, या यूं कहें कि पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक एक एक अंग का बारीक और सजा सजाया ब्यौरा देना। अरे वाह, काफी डिटेल में। हाँ, बहुत डिटेल में। कालिदास त्रिवेदी जैसे कवि इस कला में उस्ताद माने जाते थे। उनके छंदों में नायिका के नाखूनों पर लगी महावर से लेकर उसकी काली जुल्फों, गुलाबी होठों, चाल ढाल, कपड़ों, गहनों, हर चीज का बेहद कोमल और लुभावना वर्णन मिलता है। तो इससे तो काव्य में शारीरिक सौंदर्य बहुत उभर कर आता होगा। जी, शारीरिक और कभी-कभी वासनात्मक सौंदर्य बहुत ज्यादा उभर कर सामने आया। प्रकृति का वर्णन भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। अच्छा, जैसे?
जैसे वसंत ऋतु का या किसी और मौसम का, जैसा गुरदीन पांडे के ऋतु वर्णन में मिलता है। पर ज्यादातर प्रकृति का इस्तेमाल प्रेम के माहौल को रंगीन बनाने या भावनाओं को उकसाने वाले एक साधन, मतलब उद्दीपन विभाव के तौर पर ही हुआ। तो प्रकृति अपने आप में विषय नहीं थी, ज्यादातर कम ही थी। प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र विषय कम ही बन पाई। कथ्य और शिल्प को और खंगालें तो एक और प्रवृत्ति नजर आती है, शास्त्रीयता और अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन। हाँ, ये भी बहुत अहम है। क्योंकि रीतिकाल के ज्यादातर कवि किसी न किसी राजा या रईस के दरबार से जुड़े पंडित होते थे, तो उनकी कविताओं में ये बात साफ झलकती है। बिल्कुल। वो संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों को मानते थे और अक्सर अपनी जानकारी दिखाने के लिए लक्षण ग्रंथ भी लिखते थे, जैसा आपने बताया। और यहीं से एक और दिलचस्प पहलू जुड़ता है, चमत्कार प्रियता और कल्पना विलास। चमत्कार प्रियता मतलब कविता को हैरत अंगेज और असरदार बनाने के लिए अक्सर ऐसी बातें कही जाती थी जो असलियत से परे हो या बहुत ज्यादा शानो शौकत वाली कल्पनाएं की जाती थी। अच्छा, कल्पना की ऊंची उड़ान। हाँ, ऊंची उड़ान। घनानंद जैसे कवियों की रचनाओं में प्रेम के दृश्यों को बहुत भव्य तरीके से दिखाया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे कला के लिए कला की भावना कहा है। स्रोत इशारा करते हैं कभी कभी नग्न मनोभावों का बहुत खुला चित्रण भी देखने को मिल जाता है। लेकिन एक कमी जो अक्सर गिनाई जाती है वो है आत्मानुभूति और लोक जीवन का अभाव। हाँ, ये एक बड़ी आलोचना है रीतिकाल की। आत्मानुभूति यानी कवि के अपने दिल की आवाज, और लोक जीवन यानी आम आदमी की जिंदगी, इसका अभाव दिखता है। कवियों ने अपनी निजी तकलीफों या खुशी या समाज की सच्चाई को ज्यादा नहीं उभारा। नहीं, बल्कि उनका ध्यान शास्त्रीय नियमों और दरबारी पसंद पर ज्यादा रहा। इसीलिए रीतिकाल के काव्य को अक्सर बाहरी दुनिया का अवलोकन और शिल्प की कारीगरी वाला काव्य माना गया है। तो अगर हम रीत काव्य की खासियतों को समेटना चाहें तो कह सकते हैं कि अलंकारों की भरमार थी। स्रोत में अलंकार योजना का जिक्र है। निश्चित रूप से अलंकारों का कुशल प्रयोग इस काल की पहचान है, जैसे बिहारी के रूपक अलंकार या केशव के वो अलंकार जो हैरत पैदा करते थे। और इसके साथ ही आश्रयवाद, मतलब कवियों का राजाओं के संरक्षण में रहना। हाँ, आश्रयवाद एक बड़ी सच्चाई थी। इसलिए अपने आश्रयदाता की तारीफ में कविता लिखना बहुत आम था। स्त्रियों को देखने का नजरिया भी खास था। उन्हें ज्यादातर प्यार, मोहब्बत और शारीरिक सुंदरता के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। समाज में उनकी क्या जगह है, इस पर कम ध्यान दिया गया। ये बात भी। लेकिन हाँ, एक और बात ध्यान देने लायक है। श्रृंगार के साथ साथ नैतिकता और नीति, यानी सही गलत और व्यवहार की बातें भी कविताओं में मिलती हैं। अच्छा, जैसे गिरधर कविराई की कुंडलियाँ, उनमें नीति की बातें हैं। चलिए, ये तो हुई रीतिकाल की बात। अब जरा देखते हैं कि आज के जमाने के आलोचक जो हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं वो रीतिकाल को किस तरह से देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही तो इसे रीतिकाल नाम दिया था और श्रृंगार और वीर रस को इसमें मुख्य माना था। हाँ, शुक्ल जी का वर्गीकरण बहुत प्रभावशाली रहा। उनके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, जिन्होंने इसके शिल्प, इसकी कलाकारी की तारीफ तो की, कहा कि अपने सीमित क्षेत्र में ये बहुत प्रभावशाली है, लेकिन साथ ही इसकी सोच की संकीर्णता और जरूरत से ज्यादा विलासिता की आलोचना भी की, जिसे उन्होंने रुग्ण मनोभाव कहा। रुग्ण मनोभाव मतलब एक तरह की बीमार मानसिकता। हाँ, कुछ ऐसा ही। फिर डॉक्टर नगेंद्र जैसे और आलोचकों ने अलंकारों के प्रति इसके झुकाव पर जोर दिया, तो नामवर सिंह जैसे विद्वानों ने इसके सामाजिक और राजनीतिक माहौल के संदर्भ में इसे परखा। तो कुल मिलाकर क्या नजरिया बनता है आज? कुल मिलाकर देखें तो आज की आलोचना रीतिकाल की कलात्मकता, उसकी भाषा की सुंदरता और शास्त्रीय नियमों के पालन को तो मानती है, पर इस बात की ओर भी इशारा करती है कि ये कविता असल जिंदगी से कटी हुई थी। इसमें नएपन की कमी थी, मतलब रूढ़िवादिता थी, और आम समाज से इसका सरोकार बहुत कम था। इसे उस युग के राज दरबारों का एक शानदार सजा संवरा अक्स माना जाता है, जिसने हिंदी कविता को एक खास शैली और भाषा की विरासत दी, जिसके निशान आज भी दिखते हैं। सही कहा। रीतिकाल की इतनी गहराई से पड़ताल करने के बाद अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हिंदी साहित्य जहां से शुरू हुआ, यानी आदिकाल, और फिर उसके बाद का दौर मध्यकाल, इनमें क्या चल रहा था? हाँ, ये जरूरी है कॉन्टेक्स्ट के लिए। ये जानने से रीतिकाल को उसकी सही जगह पर रखकर समझना आसान हो गया ना? जरूर। आदिकाल यानी मोटे तौर पर 10वीं से 14वीं सदी का समय, ये भारत के लिए बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। अच्छा। राजपूत राजाओं का जोर बढ़ा,
बाहर से हमले हुए, भाषा भी बदल रही थी। अपभ्रंश, जो उस समय की आम भाषा थी, धीरे धीरे हिंदी का रूप ले रही थी। इसमें डिंगल और पिंगल शैलियां खास थीं। डिंगल मतलब मारवाड़ी मिली हुई और पिंगल ब्रज मिली हुई। और साहित्य में क्या था? साहित्य में हमें मुख्य रूप से 3-4 तरह की चीजें मिलती हैं। एक तो राजाओं की वीरता की कहानियां, जिन्हें रासो काव्य कहते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो। हाँ, चंद बरदाई का लिखा पृथ्वीराज रासो बहुत मशहूर है। दूसरा सिद्धों और नाथ पंथ के योगियों का साहित्य, जिसमें थोड़ी रहस्यवादी बातें और समाज की बुराइयों पर चोट थी। सरहापा, गोरखनाथ इसके उदाहरण हैं। और तीसरा जैन कवियों की लिखी धार्मिक कथाएं और रचनाएं, जैसे हरि सेन की। इसे हिंदी साहित्य की जड़ माना जाता है। हालांकि रासो काव्यों की कहानियां कितनी सच्ची हैं, इस पर हमेशा बहस रही है। अच्छा, और आदिकाल के बाद आया मध्यकाल, लगभग 14वीं सदी से 18वीं सदी तक। हाँ, मध्यकाल। ये तो भक्ति आंदोलन का जमाना है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, इस दौर में साहित्य की 4 बड़ी धाराएं थी। जी, 4 प्रमुख धाराएं थी। पहली निर्गुण भक्ति, जिसमें कबीर और नानक जैसे संत कवि हुए, जिन्होंने बिना रूप रंग वाले ईश्वर की बात की और समाज में फैली कुरीतियों पर जोरदार हमला बोला। सही। कबीर की बानी तो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। दूसरी सगुण भक्ति, इसमें सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे भक्त कवि थे, जिन्होंने राम और कृष्ण के साकार रूप की पूजा की और उनकी लीलाओं के प्यारे गीत गाए। हाँ, सूर के पद, तुलसी की रामायण, मीरा के भजन अद्भुत है। तीसरी धारा थी सूफी कवियों की, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत वाले जायसी। हाँ, वही। इन्होंने प्रेम की कहानी के जरिए ईश्वर तक पहुंचने के रहस्य को समझाया। जायसी का पद्मावत इसका सबसे शानदार उदाहरण है। और चौथी धारा? और चौथी धारा, जैसा हमने अभी विस्तार से समझा, वही रीतिकालीन काव्य की थी, जो मध्यकाल के बाद के हिस्से में प्रमुख हुई। भाषाओं की बात करें तो इस पूरे मध्यकाल में ब्रज भाषा, जिसे सूरदास बिहारी ने इस्तेमाल किया, और अवधी, जिसे जायसी तुलसीदास ने अपनाया, सबसे बड़ी साहित्यिक भाषाएं बनकर उभरी। अच्छा। हाँ, खड़ी बोली, जो आज की हिंदी का आधार है, उसके बीज भी मिलने लगते हैं, खासकर कबीर जैसे संतों की बानी में। तो कुल मिलाकर मध्यकाल तो बहुत ही रिच रहा होगा साहित्य के मामले में। बहुत ज्यादा। मध्यकाल के साहित्य में भक्ति, ज्ञान, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा अद्भुत मेल मिलता है, जैसा शायद ही कहीं और हो। सचमुच। शायद इसीलिए ऐसे अक्सर हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भी कह दिया जाता है। हाँ, ये उपाधि काफी हद तक सही बैठती है। भाषा हो, लिखने का हुनर हो या भावनाओं की गहराई, हर नजरिए से ये दौर बहुत ही समृद्ध था। और इसका असर भारतीय संस्कृति और समाज पर इतना गहरा पड़ा कि वो आज तक महसूस होता है। हाँ, ये एक दिलचस्प सफर है। आदिकाल की वीर और धार्मिक कविताओं से शुरुआत करके मध्यकाल की गहरी भक्ति और सूफियाना प्रेम कथाओं से गुजरते हुए हम रीतिकाल के सजे संवरे श्रृंगार और कलात्मक प्रदर्शन तक पहुँचे। हर दौर की अपनी खासियत है, अपना रंग है, और सब मिलकर हिंदी साहित्य की शानदार तस्वीर बनाते हैं। तो आज की इस चर्चा में हमने रीतिकाल को करीब से देखा, उसकी मिलीजुली भाषा, उसकी पसंदीदा मुक्तक शैली, श्रृंगार रस का बोलबाला, अलंकारों का भरपूर इस्तेमाल और विद्वत्ता दिखाने की प्रवृत्ति। हमने ये भी समझा कि आज के आलोचक उसकी कलाकारी की तारीफ करते हुए भी उसकी कुछ सीमाओं, जैसे असलियत से दूरी और समाज से कम जुड़ाव को कैसे देखते हैं। जी। और फिर हमने उसे आदिकाल की वीर गाथाओं और सिद्धनाथ साहित्य और मध्यकाल के भक्ति और सूफी काव्य के बड़े कैनवस पर रखकर देखा, जिससे हिंदी साहित्य के विकास की पूरी यात्रा की एक झलक थी। हाँ, ये पूरी यात्रा देखना जरूरी है। यहाँ एक बात सोचने वाली है चलते चलते। बताइए। हमने देखा कि रीतिकाल के कवि अक्सर अपने राजाओं या संरक्षकों की पसंद और तारीफ में लिखते थे। हाँ, आश्रयवाद। क्या ये हमें आज के दौर के बारे में कुछ सोचने पर मजबूर करता है? आज भी कलाकारों पर कई तरह के दबाव होते हैं, कभी बाजार का, कभी समाज का, कभी राजनीतिक। ये तो है। तो सवाल उठता है कि कला कितनी आजाद हो सकती है, और वो अपने माहौल, अपने समय और अपने संरक्षकों से कितनी बंधी होती है। बहुत गहरा सवाल है ये तो। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सब अपने अपने ढंग से विचार कर सकते हैं।